चलिए देखिएगा, आज क्लास 11th की बायो चलेगी। बायोलॉजी क्लास 11th ना, क्लास 11th की बायोलॉजी चलेगी। समझिएगा ध्यान से। तो बायोलॉजी की हिंदी क्या होती है? जीव विज्ञान ना। हाँ, तो आप लोग अगर जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप बोलते रहेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? जीव विज्ञान। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जीव विज्ञान शब्द सुनते ही, जीव विज्ञान शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे या जितने भी जीव जंतु होंगे सब हमारे मन में आना प्रारंभ कर देते हैं। होता नहीं होता है? वह सब आना प्रारंभ कर देता है। तो भैया बायोलॉजी का शब्द सुनते ही सबके दिमाग में आता है, मतलब कि दिमाग में सबके ये आने लगता है कि कीड़े मकोड़े, जितने भी पशु होंगे, जितने भी जीव जंतु होंगे सब आना प्रारंभ कर देंगे। आइए देखते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर यहां पे बात आएगी शब्द प्रयोग, मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो आप बताएंगे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था। किए थे भैया लैमार्क, और ट्रेवीरेनस। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने कब किया था? सन 1801 ईस्वी में। कब किए थे भैया? 1801 ईस्वी में। यहां तक बात समझ गए? देखिएगा, बायोलॉजी से हम एकदम बेसिक से शुरू करें ना, एकदम बेस एकदम शुरू कर रहे हैं आपका। तो बायोलॉजी कोई भी पूछ लेगा आपसे, बताइए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? बायोलॉजी है क्या? तो अगर हम बायोलॉजी की परिभाषा की बात करें तो इसमें आप एक बात ध्यान देंगे, यानी जीव विज्ञान की अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो आप इतना ध्यान देंगे कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन, समझिएगा ध्यान से, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा हमारा? यह कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किताब की भाषा में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। लिखे आप लोग, अब लिखिए। बात को समझ रहे हैं? नहीं तो यहां सुन लीजिएगा, जाकर के वहां देख के आप लिख सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस। इस बात को आप समझ रहे हैं? लैमार्क और ट्रेवीरेनस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किस सन में किया था भैया? 1801 में। अच्छा, किसी किसी बुक में 1802 रहेगा, घबराने की बात नहीं है। कहीं कहीं पे मैंने देखा है बहुत सारे बुकों में 1802 दे दिया है। देखिए, अब परिभाषा की बात आई तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौन आएगा? पेड़ पौधे। और कौन आएगा? जीव जंतु। सीधी सीधी बात, सिंपल सी बात है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। इतनी बात समझ पाए? देखिए, इसको मिटा दें। अब सुनिएगा आप लोग, जो जीव विज्ञान है भैया, समझिएगा, जीव विज्ञान को एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लीनियस। बात समझ रहे हैं? लीनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? लीनियस ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? इन्होंने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा। जिन्होंने जब दो भागों में बांटा, इन्होंने कहा एक होता है, मतलब कि दो जगतों में बांट दिया, ये भी हम कर सकते हैं। एक होता है हमारा पादप जगत, जिसको हम लोग पौधे वाला जगत कहेंगे। एक होता है हमारा जंतु जगत। इन दो भागों में उन्होंने बांट दिया और लोग इन्हीं की बात को मान करके पढ़ते चले आए। बहुत बहुत सालों तक लोग इसको पढ़ते रह गए कि लीनियस की बात ही सत्य है कि जितने पेड़ पौधे होंगे उनका हम अध्ययन पादप जगत में करेंगे, जितने जीव जंतु होंगे उनका अध्ययन हम जंतु जगत में करेंगे। इसी बात को सब मान के बैठे थे। बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हेकल। हेकल ने पहली बार कहा आपकी बात सही है, लेकिन आप बताइए जो कवक होता है, जो कवक होगा यह क्या होगा? यह तो
जो है कि मृतोपजीवी होता है, या तो ना पौधे में पाया जाएगा ना तो जंतु में। अच्छा, पौधे क्या होते हैं, या स्वपोषी रहेंगे, या क्या होगा, स्वपोषी है, और जो जंतु है यह परपोषी होता है। तो आप बताइए कवक क्या, कवक तो मृतोपजीवी है, या सड़े गले पेड़ पौधे या जंतुओं के ऊपर उगता है। इस बात को उन्होंने कहा। तो बाद में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक है और बांटते चले गए एक एक करके। तो लास्ट में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था आर्यच विटकर। अच्छा, यहां तक बात समझ पाए, यहां तक बात समझ पाए। हाँ, तो एक चीज और समझ लीजिए, पहले इनका अगर हम पूछे भाई इनका, पहले इनका फादर आप जान लीजिए, इनके पिता कौन है। देखिए लीनियस कितने भागों में बांटा था, दो भाग में ना। अगर हम कोई पूछे आपसे पादप जगत के पिता कौन है, या कह सकते वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति, यहाँ पे हम वनस्पति अब लिख देंगे, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रेटस। कौन है भैया, थियोफ्रेटस। बारिश हो रही है, अच्छी बात है, आप पढ़ भी रहे हैं बैठ के सब लोग। देखिए वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, पिता कौन है भैया, थियोफ्रेटस। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु है। अगर आपसे पूछा जाए जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है, तो बताइए जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही होंगे। बात को समझ रहे हैं आप, मतलब अरस्तु दो चीज के फादर हो गए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस। यहां तक बात समझ पाए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए ठीक है, मिटाइए इसको। चलिए अब देखिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक वैज्ञानिक है भैया, बाद में आए आर्यच विटकर। कौन आया, आर्यच विटकर। प्रतीक पहले देखा कहां बतिया था, देखा आर्यच विटकर, सुनिएगा ध्यान से। एक वैज्ञानिक है भैया, उनका नाम था आर्यच विटकर। आर्यच विटकर, आर्यच विटकर ने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने 1669 में, नहीं 19, माफ कीजिएगा, 1969 में इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम दिया। 5 किंगडम सिस्टम, हाँ, मतलब 5 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति दिया। इतनी बात समझ में आई, ये बातें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यहां पर समझ गए। आर्यच विटकर 1969 में 5 जगत पद्धति दिया। फिर उसके बाद जो इन्होंने 5 जगत पद्धति दिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 जगत पद्धति जो दिए, उसके बारे में आप अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, जगत दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक बार आप लोग, दिख रहा है वहां से, देखिए जगत यानी किंगडम, किंगडम। देखिए 5 जगत जो इन्होंने दिया था ना, तो 5 जगत के नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए पहला जगत था मोनेरा, मोनेरा याद हो जाएगा। दूसरा जगत उन्होंने जो दिया उसका नाम था प्रोटिस्टा। तीसरा था कवक, क्या था भैया, कवक। और उसके बाद एक आया हमारा पादप जगत, पादप यानी प्लांटी, और एक आया हमारा जंत। आप बताइए कितने जगत है हमारे पास, 5 है। इसी 5 जगत में दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे, बात को समझिएगा, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे, जो हमारी आंखों से दिखते हैं वे भी, जो हमारे आंखों से नहीं दिखते वे भी, सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल काय जीव, अगर हम कहें व्हेल मछली तक, या छोटे छोटे वायरस से लेकर के हम बात करें बड़े जीव तक बात करें, सभी को इसी 5 जगतों में रखा गया है। इस 5 जगत के अलावा छठवां जगत नहीं है। हाँ आता है, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, तो हमारे एनसीईआरटी बुक में जितना है हम उतना लेके चलेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा, अच्छा कोशिका के बारे में आप नाम सुने हैं, कोशिका जानते हैं। एक बार इसको यहां पे रोक कर थोड़ा कोशिका के बारे में आपको समझा देंगे।
कोशिका देखिएगा, समझिएगा। कोशिका हमारे पास होती है, तो कोशिका कितनी होती है? 2 कोशिका होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें भैया ये ऐसे बना रहेगा, उसमें केंद्रक नहीं होगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है। यहां तक बात समझ पाए? अब सुनिएगा, जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी वो भी 2 भागों में बटी होगी। कितने भागों में बटी होगी? 2 भाग में बटी होगी। एक का नाम होता है, हम कहेंगे भैया एक कोशिकी, और एक का नाम कहेंगे बहुकोशिकी। बहु नीचे तक दिखाई दे रहा है? पहले देखिए, नीचे तक दिखाई दे रहा है? ये बहुकोशिकी दिखाई दे रहा है? नहीं, यस, चल ठीक है। बहुकोशिकी, बहुकोशिकी नीचे तक है, दिखेगा। देखिए कोशिका हमारे पास, समझिएगा, कोशिका हमारे पास होगी। कोशिका लेकिन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। आपके दिमाग में हरदम ये रखना होगा, कोशिका 2 प्रकार की होगी, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक नहीं होगा। क्या नहीं पाया जाएगा? न्यूक्लियस। पहले सिंपल चीज पहचानिए, क्या नहीं होगा? केंद्रक। यूकैरियोटिक में केंद्रक होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक होता है उसमें अगर उसको हम देखें, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकी, एक है हमारा बहुकोशिकी। मतलब एक कोशिकी जो होगा उस जीव का शरीर एक ही कोशिका में कंप्लीट होगा। यूकैरियोटिक में जो एक कोशिकी होगा उसका भी शरीर एक ही कोशिका में कंप्लीट होगा। बहुकोशिकी जो होगा उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं में कंप्लीट होगा। जैसे अगर हम यहां समझा दे, एरो लगा करके समझा रहे हैं आपको, समझिएगा, ऐसे करके रहेगा, समझ रहे हैं? ये भैया बहुकोशिकी होगा, जिसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ पाए? यहां तक समझ गए? अगर आप ये कोशिका समझ गए तो अब उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। कोशिकाओं के आधार पर भी इनको बांटा गया है, इसके आधार पर भी देखा गया है। इनके खाने पीने के या इनके रहने का या इनकी कोशिका के आधार पर इनके गमन, हर चीज को देखते हुए इसको बांटा गया है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं, समझिएगा। मुनेरा, देखिएगा, मुनेरा जो होता है वह एक कोशिकी होगा। कैसा होगा? एक कोशिकी, एक कोशिकी होगा। और इसमें जो है कौन सा कोशिका पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक। कौन से जीव पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक वाले जीव पाए जाएंगे। इतनी बात समझ रहे हैं? हाँ, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होगा। इनकी कोशिकाओं में क्या नहीं होगा? केंद्रक नहीं होगा। अगर इसमें बात करें मुनेरा में कौन से जीव रखे गए हैं, अगर जीव की बात करें, इसमें रखा गया भैया जीवाणु। क्या रखा गया है? जीवाणु। और रखा गया है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल। चलिए आप लोग ही बताएंगे नीली हरी शैवाल को हम और किस नाम से जानते हैं? हाँ सही कह रहे हैं ये ना, मैं किस नाम से हम लोग जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, बात समझ पाए? मुनेरा की सबसे अच्छी पहचान क्या है? अगर मुनेरा की सबसे अच्छी पहचान की हम बात करेंगे, क्या एक कोशिकी होगा? कैसा होगा? एक कोशिकी। प्रोकैरियोटिक वाले ही होगा, एक कोशिका का होगा, लेकिन कोशिका कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक का होगा, जिसकी कोशिका में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता। और ये इसमें कौन आएगा? जीवाणु आएगा। और कौन आएगा? नीली हरी शैवाल आएगा। नीली हरी शैवाल का ही एक नाम होता है जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। इतनी बात समझ पाए? चलिए देखिए, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, किसकी बात करें भैया? प्रोटिस्टा की। तो देखिए यह भी एक कोशिकी होगा। कैसा होगा? एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकी होगा, लेकिन यह कैसा होगा? यूकैरियोटिक। कैरियोटिक। बात समझ पा रहे हैं? प्रोटिस्टा भी हमारा एक कोशिकी होगा, यूकैरियोटिक होगा। इतनी बात समझ पाए? इनकी कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें जो जीव आते हैं, अगर उन जीवों की हम बात करें, सिंपल एकदम समझा रहे हैं आपको, जैसे हम कहेंगे इसमें भैया अमीबा आएगा। कौन आएगा? अमीबा आएगा, युग्लिना आएगा, यूलिना आएगा, और कौन आएगा? पैरामीशियम आएगा। बात समझ पाए? देखिए आपके सामने रख दिए हैं, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी होगा, लेकिन शरीर कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का पहचान क्या था भैया? ऐसे कोशिका होगी उसमें केंद्रक होगा। मुनेरा में क्या होगा? ऐसे कोशिका होगी बिना केंद्रक का होगा। दोनों पहचान समझ में आ गई?
अब हम ये कह सकते नहीं कह सकते कि जो मोनेरा होगा और जो प्रोटिस्टा होगा वह कैसा होगा हमारा, एक कोष की। मतलब हमारे पास 5 संसार है, इस 5 संसार में यानी 5 जगत में मोनेरा और प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिसमें धरती पे पाए जाने वाले जितने भी एक कोष की जो है, चाहे भैया वो वायु में हो, चाहे जल में हो, चाहे धरती पे हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, चाहे जहां भी पाए जाएंगे एक कोष की वाले जो जीव होंगे वे मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। इतनी बात समझ पाए। लेकिन मोनेरा में वही रखे जाएंगे जिनमें केंद्रक नहीं होगा, एक कोशिकी वाले मोनेरा में वही रखे जाएंगे जिनमें केंद्रक नहीं होगा, और जिनमें केंद्रक होगा उसको हम कहां रखेंगे, प्रोटिस्टा में। इतनी कहानी समझ पा गए आप। चलिए अगर इतना आप समझ गए हो थोड़ा आगे बढ़े, इसको थोड़ा हम साफ कर दें ना, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। हाँ जब पढ़िएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर वहां से भी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए कवक, अब सुनिएगा ध्यान से। कवक से लेकर के जंतु तो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कवक मतलब फंगी भी इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फंगी या FUNGI, फंगी होता है भैया, पाता प्लांटी। उसके बाद चलिए देखिए यहां तक हो गया भाई। देखिए समझिएगा सिंपल भाषा में कि जो मोनेरा होगा, समझिएगा सब लोग, मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, कैसा, एक कोशिकीय होगा, और फंगी, प्लांटी और एनिमलिया बहुकोशिकीय होगा। यहां तक समझ गए। अगर हम आपसे पूछे, आप ही लोग बताएंगे कि बताइए इसमें कहां से कहां तक के जो है जगत यूकैरियोटिक वाले होंगे, मतलब 5 जगतों में ऐसे कितने जगत हैं जो यूकैरियोटिक वाले होंगे, तो कहां से आप बताएंगे, बताइए आप उनको। हाँ कहां से, देखिए पहले सुनिएगा, मोनेरा से नहीं, मोनेरा तो भैया यूकैरियोटिक वाला है, और माफ कीजिएगा प्रोकैरियोटिक वाला है। यहां पे यहां से प्रोटिस्टा से लेकर चले, बात को समझिएगा, प्रोटिस्टा से लेकर के जंतु जगत तक चलेंगे तो ये कैसा होगा हमारा, यूकैरियोटिक। भूल गए आप, हमें लगता है ये कैसा होगा, यूकैरियोटिक। बात मत करिए, इधर देखिए बरसात खूब हो रही है, आवाज क्लियर होगा नहीं, देखिएगा। प्रोटिस्टा से लेकर के जंतु तक जब हम चलेंगे तो भैया 1 2 3 4 जगत हमारे पास ऐसे हैं जो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक वाले। एक जगत हमारा ऐसा है जो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक वाला। तो हम मोनेरा के कैरेक्टर 2-3 बताए, प्रोटिस्टा के कैरेक्टर बता दिए। अब उसके बाद हमारे पास बताए कवक, पादप और जंतु। लेकिन इसमें एक जंतु की मैं और बात करता हूं, प्रोटिस्टा की। इसमें एक जंतु था युगलीना, क्या था, युगलीना। अगर हम युगलीना की बात करें तो यह लगभग ऐसे होगा, युगलीना ऐसे होता है, ये होता है फ्लैजेला, जिसके द्वारा वो क्या करता है, गति करता है। इसका नाम फ्लैजेला है, फ्लैजेला। बात समझ पाए, फ्लैजेला इसके द्वारा क्या करता है, गति करता है। युगलीना की खास बात यह है, यह पौधा और जंतु दोनों की भांति व्यवहार करता है, पौधा और जंतु दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसीलिए इसे पौधा और जंतु की बीज कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज की कड़ी कहा जाता है। दोनों का मतलब मध्यस्थ होता ही है, मध्यस्थ होता है, मध्य का भाग होता है। अगर इसे सूर्य का प्रकाश मिला, क्या मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, तो यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन बनाएगा। मान लीजिए ठंडी का महीना आ गया, दिसंबर या जनवरी का भीषण ठंडी अपने यहाँ उत्तर भारत में यहाँ पड़ती है, जानते हैं आप अपने यहाँ। तो अगर यहाँ ठंडी खूब पड़ रही है, उस समय मान लीजिए कि 15-15 दिन 10-10 दिन भाई सूर्य दिख ही नहीं रहा है, तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा। तब उस समय जंतु की तरह व्यवहार करेगा, और जो जंतु होंगे ये तालाब में या नदी नाले में जो छोटे छोटे जीव होंगे उनको पकड़ पकड़ के खाएगा ये, तो उस समय ये जंतुओं की भांति व्यवहार करेगा। बात सोच पाए, युगलीना एक ऐसा जीव है जो पौधे और जंतु दोनों की भांति व्यवहार करता है।
गत किसके द्वारा करेगा? फ्लैजेला के द्वारा। अगर हम बात करें अमीबा, अमीबा ऐसे होता है, अमीबा प्राणी संभोजी होता है, या किसी जीव को ऐसे पकड़ेगा पूरा का पूरा खा जाता है, उसको निगल जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन जो इसमें उभार आप देख रहे हैं, इसका नाम होता है कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद, जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया होता है। इसी के द्वारा क्या करता है? गत करता है। गत को समझिएगा, अमीबा किसके द्वारा गत करेगा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। यूग्लिया किसके द्वारा गत करेगा? फ्लैजेला के द्वारा। एक हमारे पास और इसमें एक जीव था जिसका नाम था भैया पैरामेसियम। क्या नाम था? पैरामेसियम। लगभग ऐसे होता है, आप देखे होंगे किताबों में, फिगर देखे होंगे, ऐसे होता है पैरामेसियम, ऐसे रहेगा ये। तो इसके चारों तरफ ये जो रोम जैसे सदृश संरचना दिखाई दे रही है, रोम की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है पश्चिमाधिका। क्या होगा? पश्चिमाधिका, जिसको हम लोग कहते हैं सिलिया। क्या कहेंगे? हाँ, सिलिया, या सिलिया के द्वारा गत करता है। किसके द्वारा गत करता है? सिलिया के द्वारा गत करता है। लेकिन इसका शरीर एक कोशिका का होगा, इसका शरीर भी एक कोशिका का होगा, इसका शरीर भी एक ही कोशिका का बना होगा। लेकिन ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। यहां तक बात समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग किसके बारे में आते हैं? कवक के बारे में। देखिएगा ध्यान से, कवक के कुछ कैरेक्टर हम बता रहे हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कैसा होगा? कवक यूकैरियोटिक होगा। और ये मृतोपजीवी होता है। क्या होगा? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब, मृतोपजीवी का मतलब मरे हुए जीवों के ऊपर उगेगा और वहीं से अपना पोषण लेगा, अपना भोजन वहीं से लेगा, इसलिए से क्या कहा गया? मृतोपजीवी। बात को समझ पाए? बात समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, मृतोपजीवी हो गया। उसके बाद यह परजीवी की तरह भी बात करता है। कुछ कवक ऐसे थे जो परजीवी होते, मतलब दूसरे जीवों के ऊपर मतलब कि आ जाएंगे और वहीं पर रहेंगे, वहीं से अपना पोषण लेते रहते हैं। जैसे दाग होता है, दाग जानते हैं, वो भी कवक का ही भाग है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पी एंटोनियो मेचली। उन्होंने लगभग 900 प्रकार के कवकों का अध्ययन किया था। कितने? हाँ, बादलों की गड़गड़ाहट ज्यादा सुनाई दे रही है, हमें लगता है ना। मौसम बढ़िया बना हुआ है, अच्छी बरसात हो रही है, दिन भर बहुत। अब तो विद्यालय में एकदम गर्मी हो रही थी खूब। चलिए देखिए, अगर इसमें हम बात करें, ये यूकैरियोटिक मृतोपजीवी आएगा कौन? अच्छा, एक चीज और, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होगा। यह मतलब कि परपोषी, परपोषी में ही माना जाएगा। मतलब पर माने तो दूसरा, पोषी माने पोषण, मतलब दूसरों से जो अपना पोषण लेगा उसको हम क्या कहेंगे? परपोषी। ऐसा यह कार्य करता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण यह क्या हो गया भैया? परपोषी या परजीवी भी हम कह सकते हैं इसको। इसमें आएगा आपका मशरूम, मशरूम, मशरूम आएगा। और क्या आएगा? और हाँ, मशरूम का नाम है कुकुरमुत्ता। मशरूम की तरह ही होता है कुकुरमुत्ता, लेकिन कुकुरमुत्ता एक दूसरे गांव में हमारे आपके यहाँ बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारे हैं। मशरूम है, उसके बाद छत्रक की तरह ये होता है। छत्रक बहुत जैसे छाते के आकार का होगा, लगभग ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप देखे होंगे, ऐसे दिखाई देगा आपको। उसके बाद एगेरिकस, एगेरिकस, ये सब कवक है। क्या है? कवक है। एक राइजोपस भी होता है, राइजोपस, ये भी होगा। ये सब कवकों के नाम है। ये सब कवक सब इसी में पाए जाएंगे। हम लोग जब कवक जगत पढ़ेंगे चैप्टर में, तब अच्छे से इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, ये बात यहां तक समाप्त हो गई। चलिए, अगर ये बात खत्म हो गई, अब हम आते हैं पादप जगत को उठाते हैं। चलते रहे, कंटिन्यू। चलिए देखिए, पादप जगत की अगर हम बात करें, देखिए पादप, चलिए देखिए पादप जगत, हम देखिए, हम मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, कवक के बारे में जान गए। अब हम पढ़ रहे हैं पादप जगत के बारे में, यानी प्लांट, प्लांटी जगत हम पढ़ेंगे। देखिए, पादप जगत को लीनियस ने ही कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन बांटा है? लीनियस। फिर लीनियस का नाम आया, इस बात को याद रखिएगा। पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया। पहला इसका जो नाम है, पहला इसका जो नाम है, उसका नाम है क्रिप्टोगैमिया।
क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया। दूसरा जो इसका नाम है उसका नाम है भैया फेनरोगैमिया। फेनरोगैमिया दिखाई दे रहा है, क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो होता है हमारा टेरिडोफाइटा। आते हैं फेनरोगैमिया में। फेनरोगैमिया को भैया 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा अनावृतबीजी, अनावृतबीजी, और एक होता है आवृतबीजी, आवृतबीजी। आवृतबीजी को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब संसार के जितने भी पौधे होंगे सबको हम, जितने भी पौधे होंगे सबको हम इसी के अंदर रख दे सकते हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री अगर नहीं दिख रहा तो यहां मैं बता दूंगा आगे चल करके। ठीक है, चलिए देखिए अब बात को समझिएगा कि पादप जगत में हम देखते हैं संसार के जितने भी पौधे होंगे, जो भी आपको दिखे, सब इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। सब लोग इसी में रखे गए हैं, जो जैसा जिसका कैरेक्टर है उसको वैसे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया में अगर हम देखते हैं इसमें थैलोफाइटा है। इसको जो हम देख रहे हैं भैया थैलोफाइटा, मतलब इसका मतलब जिसका शरीर थाइलस के रूप में हो, उसमें जड़ तना पत्ती अलग अलग ना हो। थैलोफाइटा में क्या नहीं अलग अलग होगा? जड़ तना पत्ती अलग अलग ना हो। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि काई, जिसको हम शैवाल भी कहते हैं। शैवाल, शैवाल इसी में आएगा। अब शैवाल बहुत सारे होंगे। शैवाल लवड़ी जल, लवड़ी जल मतलब कि समुद्र में भी रहने वाले हैं। कुछ अपने यहाँ जैसे कि तालाब में, नदी में, नालों में सब पाए जाते हैं। या भीगी हुई अगर मतलब जमीन है जिसको अगर उसमें सीलन है तो वहां पे भी काई पाई जाती है। तो ये थैलोफाइटा की होता है। आप देखिएगा क्या काई में कभी आपको फल, फूल, पत्ते, जड़ तना दिखाई देता है? नहीं दिखेगा। तो साधारण भाषा में सिर्फ थैलस इसीलिए कहा गया। क्यों? शरीर पूरे थैलस के रूप में फैला हुआ होता है, एकदम पूरा, उसका कोई आकार नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ। ब्रायोफाइटा का अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का सबसे पहला पौधा होता है। यह जो है पहला यही माना गया, पहला एम्ब्रियोफाइटा माना गया। और यह पादप जगत का उभयचर भी है। इसमें जल आवश्यक होता है। कब? जनन के लिए। जल अगर नहीं होगा तो ये जनन नहीं कर पाएगा। मतलब इसके जनन के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। जल रहेगा तभी आवश्यक, या तो सीलन रहेगा, जहां पे नमी रहेगी वहां पे। हमारे आपके यहाँ धान के खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये ब्रायोफाइटा। देखे होंगे आप लोग, नहीं तो चलिए ठीक है, स्कूल में प्रैक्टिकल रूटीन में हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद क्या है? ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है। बात को ध्यान सुनिएगा, जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाएगा, लेकिन इस पौधे में कभी भी पुष्प नहीं खिलता। अपुष्पी पौधा होता है। इसे क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधा होता है। इसको फर्ण भी कहते हैं। हम लोग एक जब चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 3 वनस्पति जगत, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक के बारे में पूरा एक तरफ से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है। देखिए आप देखे होंगे बहुत सजावटी पौधे स्कूल में या बड़े बड़े ऑफिस में लगा रहता है, तो वो सब ट्रेडोफाइट्स प्लांट होते हैं जिसमें पुष्प नहीं लगता, झाड़ियां होती हैं, ये सब लगते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा भी अपने यहाँ दिखता है। ये भी हम लोग स्कूल में कहीं बहुत जगह लगाया जाता है। इसके भी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं। और थैलोफाइटा तो काई हुई आ जाती है इसमें। एक आता है फेनरोगैमिया। फेनरोगैमिया माता हमारा अनावृत बीजी। क्या आता है? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब ये होता है जिसके बीज के ऊपर खोल ना हो। बीज के ऊपर क्या ना हो? खोल ना हो। अनावृत बीजी को ही जिम्नोस्पर्म कहा गया है। इंग्लिश में क्या कहा गया है? जिम्नोस्पर्म। पहले के समय में ये बहुत था, अब यह कम हो गया है। इसे जीवित जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? जीवित जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। मतलब पहले बहुत था, अब नहीं, अब कहीं कहीं पे दिखता है। जैसे इसमें अगर ताड़ आएगा, चीड़ आएगा, पाइनस आएगा, गिंगो बाइलोबा आएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो गए। ये सारे पौधे इसमें आएंगे। आते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी में क्या होता है? इसमें वे पौधे जिसके बीज के ऊपर क्या हो?
खोल हो और जो बीज है वो एक फल के अंदर बंद हो। जो बीज होगा किसके अंदर बंद होगा? फल के अंदर बंद होगा। अगर आवृत बीजी की हम बात करेंगे तो आवृत बीजी भी दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा भैया? दो प्रकार का। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार कहां से आवृत बीजी होगा। इसमें अगर हम देखेंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मतलब जिसमें एक बीज हो, बीज का एक ही पत्र हो या एक ही बीज हो। द्विबीजपत्री मतलब उसमें बीज में दो पत्र होने चाहिए। जैसे देखिए गेहूं देख रहे हैं आप, गेहूं देख रहे हो, गेहूं के बाद जौ देख रहे हैं आप, मक्का देख रहे हैं, उसमें एक ही दाना होता है, उसको हम तोड़ के दो नहीं कर सकते, उसमें दो दाल नहीं होती है। इसका मतलब वो क्या है? एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या है? जिसमें दो दाल हो, जिसमें दो पत्र लगे हो। बीज के कितने पत्र हो? दो पत्र हो। जैसे अगर हम बात करें आपको समझाने के लिए तो हम कहेंगे चना, मटर, अरहर, उर्द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री वाले हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अध्याय 3 में। इतनी बात आप समझ पाए? चलिए ठीक है, अब जंतु को बाद में समझाएंगे। इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं।